दोस्तों, क्या आपको पता है कि दूसरे वर्ल्ड वॉर के दौरान जब पूरी दुनिया हिटलर की नाजी सेना से डरी हुई थी, तब इतिहास में एक ऐसा आदमी भी था जिसका नाम सुनते ही खुद हिटलर भी डर से थर थर कांपता था। ये दुनिया का इकलौता ऐसा इंसान था जिससे हिटलर भी डरता था। साथ ही उसने अपने दम पर 3 लाख लोगों की जान भी बचाई थी, वो भी उस वक्त जब पूरी दुनिया में हिटलर का राज चलता था। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर ये आदमी था कौन और उसने ये सब कमाल किया कैसे। तो चलिए जानते हैं आज की हमारी इस स्पेशल वीडियो में। तो दोस्तों, फिल्म का नाम है डार्क स्टार, जिसकी IMDb रेटिंग है 7.4। ये कहानी इतनी जबरदस्त थी, इसे 2 ऑस्कर अवार्ड के साथ साथ अनगिनत पुरस्कार मिले हैं, जिन्हें गिनते गिनते आप थक जाएंगे। तो कहानी शुरू होती है 9 मई 1940 से। ये वक्त था जब हिटलर का आतंक पूरी दुनिया में फैला हुआ था। उसने पोलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे जैसे बड़े देशों पर कब्जा कर लिया था। उसकी 30 लाख सैनिकों की सेना बेल्जियम बॉर्डर पर खड़ी थी। हिटलर का सपना था पूरे यूरोप पर राज करने का, और इसे हासिल करने के लिए वो कुछ भी करने के लिए तैयार था। ऐसे में अगर कोई देश हिटलर को रोक सकता था तो वो था ब्रिटेन। लेकिन ब्रिटेन के प्रधानमंत्री नेविल चैम्बरलेन की कमजोर रणनीति की वजह से हिटलर को कोई रोक ही नहीं पाया। इस बात पर ब्रिटेन की संसद में जमकर हंगामा भी हुआ और सभी सांसद नेविल चैम्बरलेन से इस्तीफा मांगने लगे। अब अगले ही दिन चैम्बरलेन इस्तीफा दे देते हैं। चैम्बरलेन चाहते थे कि उनके दोस्त लॉर्ड हैलिफैक्स प्रधानमंत्री बने, पर हैलिफैक्स ने साफ मना कर दिया, क्योंकि ऐसे मुश्किल समय में कोई भी प्रधानमंत्री बनकर खुद को बलि का बकरा नहीं बनाना चाहता। अब ऐसे समय में एक ही नाम बचा था जो पक्ष और विपक्ष दोनों को स्वीकार था, और वो नाम था विंस्टन चर्चिल। हालांकि चैम्बरलेन की पार्टी के कुछ नेता चर्चिल को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, लेकिन उनके पास कोई दूसरा ऑप्शन भी तो नहीं था। अब हमें विंस्टन चर्चिल दिखाई देते हैं, जो अपने कमरे में रोज की तरह किसी काम में बिजी थे। तभी उनकी नई सेक्रेटरी एलिजाबेथ वहां पर आती है। चर्चिल उसे एक भाषण टाइप करने के लिए कहते हैं, लेकिन थोड़ा सनकी स्वभाव होने की वजह से वो एलिजाबेथ की छोटी सी गलती पर ही उसे डांटते हैं और चले जाने के लिए कहते हैं। मायूस एलिजाबेथ जब बाहर जा रही होती है, तब एक आदमी मोटरसाइकिल से आता है और उसे एक शाही पत्र देकर चला जाता है। मजबूरी में एलिजाबेथ उस खत को चर्चिल के पास पहुंचाती है, जिससे उसकी नौकरी भी बच जाती है। असल में यह खत किंग जॉर्ज 4 का था, जिसमें उन्होंने चर्चिल को बकिंगम पैलेस बुलाया था। अब दूसरी तरफ हम देखते हैं कि किंग जॉर्ज पूर्व प्रधानमंत्री चैम्बरलेन से बात कर रहे हैं। वो चर्चिल को बिल्कुल भी प्रधानमंत्री नहीं बनाना चाहते थे, क्योंकि चर्चिल की रणनीतियां कभी ब्रिटेन के हित में नहीं रही। उनका व्यवहार भी अकड़ा भरा था। उन्होंने किंग जॉर्ज के भाई की मदद भी की थी जब वो एक तलाकशुदा महिला से शादी कर रहे थे, जिसे शाही परिवार की बदनामी हुई थी। लेकिन चैम्बरलेन ने साफ मना कर दिया कि विपक्ष सिर्फ चर्चिल को स्वीकार करेगा। तभी चर्चिल वहां पर आ जाते हैं और खुशी खुशी प्रधानमंत्री बनने का प्रस्ताव स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री बनना उनका सपना था। अब अगले दिन चर्चिल प्रधानमंत्री बनने के बाद संसद में पहला भाषण देते हैं। अपने भाषण में वो हिटलर को एक राक्षस बताते हुए कहते हैं कि मेरे पास देने के लिए कुछ भी नहीं है सिवाय खून, पसीने और आंसुओं के। हम जर्मनी को कभी भी यूरोप पर कब्जा नहीं करने देने वाले, फिर चाहे इसके लिए हमें अपनी जान ही क्यों न देनी पड़े। हालांकि उनका भाषण शानदार तो था, पर कोई भी संसद सदस्य उनसे समर्थन नहीं था, क्योंकि वो हिटलर से डरते थे और उससे शांति समझौता करना चाहते थे। चैम्बरलेन और हैलिफैक्स को महसूस होने लगा कि उन्होंने चर्चिल को प्रधानमंत्री बनाकर गलती कर दी थी, इसलिए वो साजिश रचने लगे कि चर्चिल से लिखवा लेंगे कि वो हिटलर से शांति समझौता नहीं करना चाहते। उसके बाद दोनों अपने अपने पद से इस्तीफा देंगे, जिससे चर्चिल की सरकार गिर जाएगी। अब दूसरी ओर चर्चिल को पता चलता है कि जर्मनी जल्द ही बेल्जियम और हॉलैंड पर कब्जा कर सकता है। फ्रांस के 2 लाख सैनिक पहले ही जर्मनी के 30 लाख सैनिकों के सामने सरेंडर कर चुके थे। यूके के अधिकारी भी अब हिटलर से डरने लगे थे, पर चर्चिल घुटने टेकने वालों में से नहीं थे। चर्चिल अपने मित्र देशों के पास जाते हैं और उनसे हिटलर के खिलाफ युद्ध में मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी उनकी मदद करता नहीं है। उसी शाम चर्चिल रेडियो पर देशवासियों को बताते हैं, जबकि असल में जर्मनी ने फ्रांस के बड़े हिस्सों पर कब्जा जमा लिया था, पर चर्चिल ये बात इसलिए छुपाते हैं ताकि लोगों का मनोबल कम ना हो जाए। इस बात पर किंग जॉर्ज 4 चर्चिल को फोन करके जनता को ऐसे झूठे दिलासे देने के लिए मना करते हैं। अब 25 मई को चर्चिल को पता चलता है कि ब्रिटिश, बेल्जियम और फ्रांसीसी सेना फ्रांस के डंकिर्क बीच पर पूरी तरह से फंस गई है। अगर नाजी सेना ने उन्हें पकड़ लिया तो ब्रिटेन ये युद्ध कभी नहीं जीत पाएगा। चर्चिल को बताया जाता है कि ब्रिटेन के 4000 सैनिक पास ही के एक बंदरगाह पर मौजूद हैं। वो तुरंत प्लान बनाते हैं कि ये 4000 सैनिक नाजी सेना को व्यस्त रखेंगे और इस मौके का फायदा उठाकर बाकी सैनिक डंकिर्क से निकल जाएंगे। चैम्बरलेन और हैलिफैक्स इसका विरोध तो करते हैं, पर चर्चिल अपने फैसले पर अड़े रहते हैं। चैम्बरलेन और हैलिफैक्स किसी भी कीमत पर हिटलर के सामने बंदी बनना नहीं चाहते थे। वो किसी भी तरह उससे समझौता करना चाहते थे, लेकिन चर्चिल की सोच उनसे पूरी तरह अलग थी। उम्र ज्यादा होने के बावजूद चर्चिल हिटलर से
लड़ने के लिए तैयार थे। इस वक्त चर्चिल के सामने सबसे बड़ी चुनौती थी डंकिक बीच पर फंसे अपने 3 लाख सैनिकों को बचाने का। वो अपने मित्र राष्ट्रों से मदद मांगते हैं, लेकिन कोई भी हिटलर के खिलाफ खड़ा ही नहीं होना चाहता था। चर्चिल जानते थे कि अगर उनके 4000 सैनिकों ने जर्मनी सेना को बिजी रखा तो ये उनके लिए एक छोटा सा मौका बन सकता है। वो ब्रिटिश नौसेना के कमांडर को आदेश देते हैं कि वो जल्दी से जल्दी डंकिक पहुंचे और सेना के जहाजों की जगह मछुआरों की छोटी नाव का इस्तेमाल करें ताकि जर्मनी सेना को इसकी भनक न लग जाए। चर्चिल ने इस मिशन का नाम ऑपरेशन डायनेमो रखा। सभी लोग बिना वक्त गवाए इस मिशन में लग गए, लेकिन चैम्बरलेन और हैलिफैक्स अब भी इसका विरोध कर रहे थे। उस दौर में इटली और जापान जर्मनी का साथ दे रहे थे और इन दोनों नेताओं की योजना थी कि इटली के जरिए हिटलर से शांति समझौता किया जाए। चर्चिल उन्हें समझाते हैं कि हिटलर अभी भी बहुत ताकतवर स्थिति में है, वो किसी समझौते के लिए नहीं मानने वाला। हैलिफैक्स इसी मौके की तलाश में था ताकि वो चर्चिल को पद से हटवा सके। हैलिफैक्स चर्चिल को चेतावनी देता है कि अगर 24 घंटे में उसने शांति समझौता नहीं किया तो वो अपने पद से इस्तीफा दे देगा। हैलिफैक्स फिर चैम्बरलेन के पास जाकर उससे भी इस्तीफा देने के लिए बात करता है। चर्चिल हैलिफैक्स को समझाते हैं कि अगर दोनों नेताओं ने इस्तीफा दिया तो सरकार गिर जाएगी और वो पद से हटा दिए जाएंगे। दरअसल ये दोनों ही नेता डर रहे थे कि डंकिर्क पर फंसे लाखों सैनिक अगर बचाए नहीं गए तो ब्रिटेन पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। दूसरी तरफ केले बंदरगाह पर मौजूद 4000 सैनिकों के ब्रिगेडियर निकोलसन को चर्चिल का एक खत मिलता है। खत में लिखा होता है, मैं तुम्हारा बेहद आभारी हूँ, तुम्हारी वजह से डंकिर्क के 3 लाख सैनिक बचाए जाएंगे, लेकिन मुझे बहुत दुख है कि हम तुम्हें बचा नहीं पाएंगे। यानी इन सैनिकों को जर्मनी से लड़ते हुए देश के लिए अपनी जान देनी होगी। दोस्तों, ये कहानी का बहुत ही भावुक पल था। उन सैनिकों को पता था कि वो कभी भी नहीं जीतने वाले और उनके सामने भी मौतों की सेना आने वाली थी, लेकिन फिर भी वो देश के लिए लड़ने वाले थे। डंकिर्क बीच से 3 लाख सैनिकों को निकालना आसान काम नहीं था, क्योंकि जर्मन सेना लगातार हवाई हमले कर सकती थी। अब अगले दिन चर्चिल को खबर मिलती है कि बेल्जियम और फ्रांस दोनों ही जर्मनी के सामने आत्मसमर्पण करने वाले हैं। अब ये खबर सुनकर चर्चिल अंदर से टूट जाते हैं। तभी चैम्बरलेन और हैलिफैक्स बताते हैं कि इटली, ब्रिटेन और जर्मनी के साथ शांति समझौते के लिए तैयार है, लेकिन चर्चिल कहते हैं कि जब तक ब्रिटेन की आजादी सुरक्षित नहीं होगी तब तक वो इस बारे में विचार नहीं करने वाले। उस रात चर्चिल सदन में दिए जाने वाले भाषण की तैयारी कर रहे थे। तभी अखबार में छपी हिटलर की तस्वीर देखकर वो गुस्से में उसे भला बुरा कहने लगा, पर उनके पास गुस्सा दिखाने के अलावा कुछ था भी तो नहीं। वो लड़ना तो चाहते थे, लेकिन उनका साथ देने वाला कोई नहीं था। इसी दौरान उनकी नजर सेक्रेटरी एलिजाबेथ के लॉकेट पर पड़ती है, जिस पर एक फोटो थी। पूछने पर एलिजाबेथ ने बताया कि ये उसके भाई का है, जो डंकिर्क जाते हुए मारा गया था। ये सुनकर चर्चिल और भी निराश हो जाते हैं। वो सोचने लगते हैं कि आखिर कहाँ गलती हो रही है कि वो अपने देश के लिए कुछ भी नहीं कर पा रहे हैं। अगले दिन किंग जॉर्ज उनसे मिलने आते हैं। चर्चिल की हालत देखकर वो भी निराश रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी चर्चिल को ऐसे निराश देखा ही नहीं था। चर्चिल हमेशा चमकते हुए दिखते थे, लेकिन आज वो बुरी तरह टूट चुके थे। हमेशा चर्चिल का विरोध करने वाले किंग जॉर्ज आज उनका समर्थन कर रहे थे। वो भी नहीं चाहते कि ब्रिटेन गुलामी की जंजीरों में बंध जाए। किंग जॉर्ज चर्चिल को पूरे छूट देते हुए सलाह देते हैं कि वो लोगों के बीच जाकर उनकी राय ले। तभी नौसेना प्रमुख रैमसे का कॉल आता है, जो बताते हैं कि ऑपरेशन डायनामो के लिए 800 नावें तैयार हो चुके हैं। ये इतिहास का सबसे बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन होगा। चर्चिल तुरंत मिशन शुरू करने की अनुमति दे देते हैं। अब अगले दिन चर्चिल पार्लियामेंट में भाषण देने के लिए निकलते हैं। रास्ते में अचानक वो अपनी गाड़ी से उतरकर एक अंडरग्राउंड रेलवे स्टेशन पर पहुंच जाते हैं। आम लोग अपने प्रधानमंत्री को अपने बीच देखकर हैरान रह जाते हैं। चर्चिल धीरे धीरे लोगों से बातचीत करने लगते हैं। आम लोग कहते हैं कि वो लड़ेंगे और आखिरी सांस तक हार नहीं मानने वाले। अब चर्चिल समझ चुके थे कि सिर्फ किंग जॉर्ज ही नहीं, बल्कि पूरी ब्रिटेन की जनता उसके साथ है। अब चर्चिल सीधे पार्लियामेंट पहुंचते हैं और कहते हैं कि हम आत्मसमर्पण नहीं करने वाले। हम तब तक लड़ेंगे जब तक हमारी सांसें चल रही हैं। अपने जीते जी हम ब्रिटेन पर हिटलर का झंडा नहीं फहराने देंगे। ये सुनकर सभी सांसदों में जोश भर जाता है और वो जोरदार तालियों के साथ उनका समर्थन करते हैं। आखिरकार चैम्बरलेन और हैलिफैक्स को भी उनके सामने झुकना ही पड़ता है। चर्चिल ने ब्रिटेन की जनता का भरोसा जीत लिया और डंकिर्क में फंसे सैनिकों को भी बचा लिया। उन्होंने हिटलर के आगे घुटने टेक चुके लाखों लोगों को नई उम्मीद दी थी। 6 महीने बाद चैम्बरलेन की मृत्यु हो जाती है और हैलिफैक्स को कैबिनेट से निकालकर वापस वॉशिंगटन भेज दिया जाता है। अगले 5 सालों के अंदर ब्रिटेन और मित्र देशों ने युद्ध जीत लिया था। विंस्टन चर्चिल का नाम ब्रिटेन के इतिहास में हमेशा के लिए अमर हो गया। लेकिन दोस्तों, आपको ये भी बताते चलें कि यही वो चर्चिल थे जिन्होंने गांधी जी को अधनंगा फकीर कहा था। 1943 में बंगाल में हुए अकाल और भुखमरी के पीछे भी
इन्हें ही जिम्मेदार माना जाता है, जिसमें 40 लाख लोग मारे गए थे। ये नंबर्स बहुत बड़े हैं। चर्चिल ने उस वक्त भारत को अनाज भेजने की बजाय उसे अपने मित्र राष्ट्र को भेज दिया था। इतना भयानक अकाल होने के बावजूद चर्चिल ने कहा था, अगर भारत में अकाल है तो गांधी अब तक जिंदा कैसे है। दोस्तों, इसमें आपकी क्या राय है हमें कमेंट में जरूर बताएगा, और ऐसी मूवीज एक्सप्लेनेशन देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।